Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter Carbohydrate Biosynthesis in Plants and Bacteria. And in this chapter we have already discussed photosynthetic carbohydrate synthesis, photorespiration, C4 pathway and CAM pathway. And in this lecture we will discuss biosynthesis of starch and biosynthesis of sucrose. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience, and published couple of international research paper and guided more than 10,000 students. Now let's start the lecture, and the topic is biosynthesis of starch and sucrose. बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज की अगर बात करें तो ब्राइट लाइट में फोटोसिंथेसिस एक्टिव होता है, एंड ड्यूरिंग एक्टिव फोटोसिंथेसिस प्लांट लीफ प्रोड्यूसेस मोर कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट. और ये ट्रायोज फॉस्फेट्स क्या होते हैं? ट्रायोज फॉस्फेट्स होते हैं दो. फर्स्ट वन इज द ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. फर्स्ट वन क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. एंड सेकेंड वन इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. क्या होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एंड यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करता है दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज. और यही ट्रायोज फॉस्फेट दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है ये बनाता है क्या? स्टार्च एंड शुगर. सो ये जो ट्रायोज फॉस्फेट हैं, दिस ट्रायोज फॉस्फेट नीड्स फॉर जनरेटिंग एनर्जी और सिंथेसाइजिंग प्रीकर्सर. बट अगर एक्स्ट्रा ट्रायोज फॉस्फेट्स होते हैं, जो एक्सेस ट्रायोज फॉस्फेट्स होते हैं, वो या तो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर स्टार्च में कन्वर्ट होते हैं. अब डिपेंड करता है कि इनका पर्पस क्या है. अगर अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना है कार्बन को तो वो सुक्रोज में कन्वर्ट होगा. मीन सुक्रोज इज द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इन द प्लांट्स, जो कि अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जाके या तो फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है या तो स्टोर हो जाता है. मोस्ट प्लांट्स में जो स्टार्च बनते हैं इट इज द मेन स्टोरेज फॉर्म, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म स्टार्च नहीं होता है, प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म सुक्रोज होता है, और वो प्लांट्स हैं शुगर बीट एंड शुगर केन. सो शुगर बीट एंड शुगर केन वैसे प्लांट हैं जिनमें प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म स्टार्च नहीं होता है बल्कि क्या होता है? सुक्रोज होता है. सो सुक्रोज एंड स्टार्च की अगर सिंथेसिस की बात करें तो सेल के डिफरेंट कंपार्टमेंट में होते हैं. स्टार्च की सिंथेसिस अलग कंपार्टमेंट में होता है, सुक्रोज की सिंथेसिस अलग कंपार्टमेंट में होता है. अगर सुक्रोज की सिंथेसिस की बात करें तो ये सेल के साइटोसोल में होता है, लेकिन अगर स्टार्च की सिंथेसिस की बात करें तो ये प्लास्टिड्स में होता है. सो स्टार्च की सिंथेसिस की अगर बात करें तो स्टार्च की सिंथेसिस कहाँ होता है? प्लास्टिड्स में होता है. अब प्लास्टिड्स में भी दो जगह होते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और दूसरी जगह कहाँ होता है? अमाइलोप्लास्ट में होता है. अमाइलोप्लास्ट क्या है? अमाइलोप्लास्ट इज वन फॉर्म ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट का एक टाइप है जिसमें स्टार्च का स्टोरेज होता है. अब सवाल ये है कि कब क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च की सिंथेसिस होगी और कब अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च की सिंथेसिस होगी. जब टेम्पोररी स्टोरेज के लिए स्टार्च की सिंथेसिस होती है उस कंडीशन में स्टार्च की सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सिंथेसिस होगी तो उस कंडीशन में जो स्टार्च की सिंथेसिस होती है वो एमाइलोप्लास्ट में होती है. एंड एमाइलोप्लास्ट इज नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट. दूसरी
दूसरी खास बात, स्टार्च एंड सुक्रोज की जो सिंथेसिस होती है वो कोऑर्डिनेटेड होती है बाय ए वैरायटी ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स दैट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन लाइट लेवल एज वेल एज फोटोसिंथेटिक रेट। सो पहले हम बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द रेगुलेशन ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज। पहले आते हैं हम बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च पे। स्टार्च की बायोसिंथेसिस से पहले स्टार्च के स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टार्च की अगर बात करें तो ये प्लांट्स में जो स्टार्च स्टोर होते हैं वो स्टार्च ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? स्टार्च ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। एंड स्टार्च ग्रैन्यूल्स में दो तरह के पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द अमाइलोज एंड सेकेंड वन इज द अमाइलोपेक्टिन। अब सवाल ये है कि अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है? अमाइलोज की अगर बात करें तो ये ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है जिसमें डी ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बाई अल्फा 1,4 लिंकेज। सो दो ग्लूकोज यूनिट के बीच में जो लिंकेज होता है वो क्या होता है? अल्फा 1,4 लिंकेज। सो अमाइलोज इज ए लीनियर पॉलीमर। लेकिन अगर अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये लीनियर प्लस ब्रांच्ड होता है। क्या होता है? लीनियर प्लस ब्रांच्ड होता है। लीनियर की अगर बात करें तो लीनियर ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं लीनियरली बाई अल्फा 1,4 लिंकेज, और यहीं पे ब्रांच्ड होता है जो अल्फा 1,6 लिंकेज के थ्रू अटैच्ड होता है। सो अल्फा 1,4 लिंकेज किसमें प्रेजेंट होगा? अमाइलोज में। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 तो प्रेजेंट होगा ही, लेकिन इसके साथ अल्फा 1,6 भी प्रेजेंट होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज जिसमें एक ग्लूकोज यूनिट दूसरे ग्लूकोज यूनिट से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच्ड है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन जिसमें लीनियर तो होता ही है, लीनियर में अल्फा 1,4 लिंकेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ब्रांचिंग होता है एंड दैट लिंकेज इज अल्फा 1,6 लिंकेज। सो ब्रांच पॉइंट में क्या होगा? अल्फा 1,6 लिंकेज। सेम स्ट्रक्चर ग्लाइकोजेन का होता है, बट यहाँ पे जो ब्रांचिंग होती है स्टार्च में एवरी 24 to 30 रेजिड्यू पे होती है। कितने होती है? वो एवरी 24 to 30 रेजिड्यू पे होती है। जबकि ग्लाइकोजेन में अगर ब्रांचिंग की बात करें तो ग्लाइकोजेन में 8 to 10 रेजिड्यू एवरी 8 to 10 रेजिड्यू पे होता है। इट मीन्स कि ग्लाइकोजेन में जो ब्रांचिंग होती है वो हाईली ब्रांच्ड होती है और मोर कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन स्टार्च में जो ब्रांचिंग होती है वो लेस ब्रांच होती है। दूसरी खास बात, अमाइलोपेक्टिन के जो स्ट्रैंड्स हैं रेड कलर से शो किया हुआ है, अमाइलोज के जो स्ट्रैंड्स हैं वो ब्लू कलर से शो किया हुआ है। सो अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं विथ देयर अमाइलोपेक्टिन स्ट्रैंड्स या फिर अमाइलोज स्ट्रैंड्स है। और यहाँ पे दो इंड होते हैं, एक इंड होता है रिड्यूसिंग इंड, दूसरा इंड होता है नॉन रिड्यूसिंग इंड। अब सवाल ये है कि रिड्यूसिंग इंड क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग इंड क्या होता है? तो जब मोनोसैकेराइड्स होते हैं दैट इज ग्लूकोज की अगर बात करें तो इसमें दो इंड है। एक इंड है वह जिसपे एनोमेरिक कार्बन है और दूसरे इंड में एनोमेरिक कार्बन नहीं है। दिस वन इज द एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन इज फर्स्ट नंबर कार्बन। फर्स्ट नंबर कार्बन क्या है? एनोमेरिक कार्बन है। जब एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है वो इंड को बोलते हैं रिड्यूसिंग इंड, और जब एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में तो उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग इंड। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर पॉलीसैकेराइड का वह इंड जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री हो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग इंड, जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं हो उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग इंड। सो दिस इज द रिड्यूसिंग इंड एंड दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग इंड। और जब स्टार्च का मोबिलाइजेशन होता है मींस जब ग्लूकोज यूनिट रिलीज होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूल, सो यहाँ पे जो ग्लूकोज यूनिट रिलीज होते हैं बाय एंजाइमेटिक प्रोसेस वो हमेशा नॉन रिड्यूसिंग इंड से रिलीज होते हैं। लेकिन जब स्टार्च की सिंथेसिस होती है तो वहां पे जो नया ग्लूकोज यूनिट ऐड होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग इंड पे ऐड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। अब आते हैं स्टार्च की बायोसिंथेसिस पे।
जितने भी बायोसिंथेटिक पाथवे हैं सबके लिए सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब सवाल यह है कि स्टार्च सिंथेसिस के लिए सबस्ट्रेट क्या है। स्टार्च सिंथेसिस की अगर सबस्ट्रेट की बात करें तो इट इज एडीपी ग्लूकोज। सिमिलरली ग्लाइकोजन सिंथेसिस बैक्टीरिया में उनके लिए भी सबस्ट्रेट क्या है, एडीपी ग्लूकोज। लेकिन एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल में अगर ग्लाइकोजेन की सिंथेसिस होती है, एनिमल में ग्लाइकोजेन की सिंथेसिस के लिए जो सबस्ट्रेट है दैट इज नॉट एडीपी ग्लूकोज, इट्स ए यूडीपी ग्लूकोज। ये क्या होता है, यूडीपी ग्लूकोज होता है। लेकिन प्लांट्स की प्लास्टिड में स्टार्च सिंथेसिस के लिए जो सबस्ट्रेट है इट्स एडीपी ग्लूकोज। इसके अलावा बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए जो सबस्ट्रेट है इट इज ऑल्सो एडीपी ग्लूकोज। अब सवाल ये है कि ये एडीपी ग्लूकोज बनता कैसे है। एडीपी ग्लूकोज बनता है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट एटीपी के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है क्या, एडीपी ग्लूकोज। क्या बनाता है, एडीपी ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। क्या होता है, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। सो एडीपी ग्लूकोज इज द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड शुगर जो कि सबस्ट्रेट है किस लिए, स्टार्च की सिंथेसिस के लिए एज वेल एज बैक्टीरिया में ग्लाइकोजेन की सिंथेसिस के लिए। अब ये कैसे काम करता है, ये एडीपी ग्लूकोज सबस्ट्रेट की तरह काम करता है फॉर द एंजाइम स्टार्च सिंथेज। स्टार्च सिंथेज क्या है, स्टार्च की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट इज स्टार्च सिंथेज। स्टार्च सिंथेज की खास बात यह है कि इसमें दो एक्टिव साइट होते हैं। इट मींस कि दो रिएक्टिव ग्रुप होंगे। फर्स्ट रिएक्टिव ग्रुप इज XA, सेकेंड रिएक्टिव ग्रुप इज XB। एक एक्टिव साइट पे जो रिएक्टिव ग्रुप है दैट इज XA, दूसरे एक्टिव साइट पे जो रिएक्टिव ग्रुप है दैट इज XB। अब ये जो XA और XB रिएक्टिव ग्रुप है ये एडीपी ग्लूकोज से रिएक्ट करता है। एक से क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस एडीपी ग्लूकोज पे और एडीपी को डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली XB भी एडीपी ग्लूकोज पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, एडीपी को डिस्प्लेस करेगा और ये दूसरे नंबर ग्लूकोज से अटैच हो जाएगा। अब इस दोनों रिएक्टिव ग्रुप, जो दो एक्टिव साइट का दो रिएक्टिव ग्रुप है, इन दोनों पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो गया है। अब ये जो दूसरे रिएक्टिव ग्रुप पे जो ग्लूकोज अटैच है इसके 4th नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप है उस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, 1st नंबर पे। और जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो ये 2nd नंबर 1st नंबर शुगर के साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा एंड देन जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो ये XA फ्री हो जाएगा। जब ये XA फ्री हो जाएगा तो ये तीसरे नंबर के एडीपी ग्लूकोज पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, एडीपी को डिस्प्लेस करेगा और तीसरे ग्लूकोज यूनिट से बाइंड करेगा। नाउ जब ये तीसरे ग्लूकोज से बाइंड करेगा तो इसका 4th नंबर पे जो OH ग्रुप है इसके ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। किस पे करेगा, XB और 2 के बीच में जो बॉन्ड है। जब ये अटैक करेगा तो ये तीसरा नंबर का जो ग्लूकोज है वो इस दूसरे नंबर से अटैच हो जाएगा बाई अल्फा 1,4 लिंकेज और ये कहाँ चला जाएगा, और ये चला जाएगा XA पे। देन XB फ्री हो जाएगा। XB फ्री हो जाएगा मींस XB पे 4th नंबर का एडीपी ग्लूकोज आएगा। अब ये 4th नंबर का एडीपी ग्लूकोज आएगा मींस एडीपी को डिस्प्लेस करके ये 4th नंबर शुगर से अटैच हो जाएगा, 4th नंबर ग्लूकोज से अटैच हो जाएगा। अब ये जो 4th नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप है उसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा और ये 3 नंबर से बॉन्ड बनाएगा और ये पूरा का पूरा किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ अब ये XA फिर से फ्री हो जाएगा। फ्री होगा तो ये 5th नंबर एडीपी से रिएक्ट करेगा और ये 5th नंबर ग्लूकोज रेजिड्यू से अटैच होगा। नाउ अब 5th शुगर का जो OH ग्रुप है 4th कार्बन पे उसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से स्टार्च सिंथेज का दोनों एक्टिव साइट का जो रिएक्टिव ग्रुप है अल्टरनेटली ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और ये ग्लूकोज का एक लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं। जब ये
पॉलीमर एप्रोप्रिएट लेंथ का हो जाता है तो ये स्टार्च सिंथेस से डिस्प्लेस हो जाता है। क्या होता है? स्टार्च सिंथेस से डिटैच हो जाता है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि अभी ये जो पॉलीमर बना है ग्लूकोज का, दिस पॉलीमर इज लीनियर, मीन्स ये क्या है? ये अमाइलोज ही बने हैं, या फिर अमाइलोपेक्टिन का सिर्फ लीनियर बना है। अब अमाइलोपेक्टिन पे क्या होता है? ब्रांच भी होता है। ब्रांचिंग कैसे होगा? ब्रांचिंग इज वेरी सिंपल। ब्रांचिंग के लिए एक एंजाइम है, दैट इज ब्रांचिंग एंजाइम। ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है? अल्फा 1,6 ब्रांच को इंट्रोड्यूस करता है। क्या करता है? अल्फा 1,6 ब्रांच को इंट्रोड्यूस करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्च की सिंथेसिस में एक ग्लूकोज यूनिट को ऐड करने में 1 एटीपी मॉलिक्यूल खर्च होता है। कितना मॉलिक्यूल एटीपी खर्च होता है? 1 एटीपी मॉलिक्यूल खर्च होता है। और ये कब होता है? एडीपी ग्लूकोज को बनाने में। एडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में 1 एटीपी खर्च होता है। सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐड करने में कितना एटीपी खर्च होता है? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐड करने में 1 एटीपी खर्च होता है। एंड दिस इज द नेट रिएक्शन फॉर द एडिशन ऑफ 1 molecule of glucose unit. Many types of bacteria store carbohydrate in the form of glycogen, essentially highly branched starch, which they synthesize in a reaction analogous to that catalyzed by glycogen synthase in animals. But जो उनका सबस्ट्रेट होता है वो यूडीपी ग्लूकोज नहीं होता है, एडीपी ग्लूकोज होता है। बैक्टीरिया लाइक प्लांट प्लास्टिड्स एडीपी ग्लूकोज एज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ शुगर, whereas animal cells use UDP glucose. Again, the similarity between plastid and bacterial metabolism is consistent with endosymbiont hypothesis for the origin of organelle. Means जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च सिंथेसिस होता है और स्टार्च सिंथेसिस के लिए ADP ग्लूकोज यूज होता है। एंड जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो भी ग्लाइकोजन बनाने के लिए ADP ग्लूकोज यूज करते हैं। एंड दिस इज कंसिस्टेंट विद द एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस for the origin of chloroplast या plastid. Now next one is the biosynthesis of sucrose. सुक्रोज की बायोसिंथेसिस की अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं सुक्रोज के स्ट्रक्चर पे। सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब क्या हुआ? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है। क्या है? 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है। अब इसमें मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है? फर्स्ट मोनोसैकेराइड यूनिट इज ग्लूकोज एंड सेकेंड मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है? सेकेंड मोनोसैकेराइड यूनिट है फ्रुक्टोज। सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बीच में ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बट दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अनयूजुअल। क्या है? दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अनयूजुअल। सुक्रोज कैसे बनता है? सुक्रोज भी बनता है ट्रायोज फॉस्फेट से। कैसे बनता है? ट्रायोज फॉस्फेट से बनता है। और ये जो ट्रायोज फॉस्फेट है ये कहां से आता है? ये आता है कैल्विन साइकिल से, दैट इज C3 साइकिल से। सो ये ट्रायोज फॉस्फेट चाहे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हो, ये दोनों ट्रायोज फॉस्फेट सुक्रोज बनाता है। इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। एंड सुक्रोज इज द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारे हैं, इवन डाइसैकेराइड्स भी बहुत हैं। सो सुक्रोज को ही क्यों सेलेक्ट किया गया ड्यूरिंग इवोल्यूशन एज ए ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इन प्लांट्स? इसके 2 रीजन है। पहला, सुक्रोज क्योंकि डाइसैकेराइड है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बीच में जो लिंकेज होता है, इस लिंकेज में दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हैं एंड दिस लिंकेज इज अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये जो लिंकेज है ये
एमाइलेज, कोई भी एमाइलेज इसको हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। सिर्फ एमाइलेज की बात नहीं है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट क्लीविंग एंजाइम इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। मींस यहाँ पे जो बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है, ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन एंड फ्रुक्टोज का 2 नंबर कार्बन। वहां पे स्टार्च में जो था दैट इज अल्फा 1,4, ग्लाइकोजेन में भी जो बॉन्ड होते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड क्या है, ना ही तो एमाइलेज से हाइड्रोलाइज होता है और न ही अदर कार्बोहाइड्रेट क्लीविंग एंजाइम से हाइड्रोलाइज होता है। सो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज इज अनअफेक्टेड बाय एनी कार्बोहाइड्रेट क्लीविंग एंजाइम्स। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि इनका दोनों एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है। मीन्स यहाँ पे कोई भी एनोमेरिक कार्बन नहीं है इनके फ्री एंड पे, और अगर कोई कार्बन नहीं है, एनोमेरिक कार्बन अगर नहीं है फ्री एंड पे, इट मीन्स कि ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है, इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और फ्री एनोमेरिक कार्बन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ये किसी भी अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन से रिएक्ट नहीं कर सकता है। मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज इज सेफ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। सुक्रोज की सिंथेसिस कहाँ होती है, साइटोसोल में होती है। नाउ द पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की सिंथेसिस होती है किससे, ट्रायोज फॉस्फेट से। अब ये जो ट्रायोज फॉस्फेट है ये कहाँ से बनता है, ये बनता है कैल्विन साइकिल से। और कैल्विन साइकिल से जो ट्रायोज फॉस्फेट बनता है वो 2 ट्रायोज फॉस्फेट बनते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फर्स्ट वन क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड सेकेंड वन इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सेकेंड वन क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों मिलके क्या बनाता है, ये दोनों कंडेंस करते हैं तो ये बनाते हैं फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। क्या बनाता है, फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट से एक फॉस्फेट हाइड्रोलाइज होकर बाहर निकल जाता है और ये बनाता है क्या, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये क्या बनाता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये किससे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा यूडीपी ग्लूकोज से। सो सबस्ट्रेट इसके लिए क्या हुआ, सबस्ट्रेट हुआ यूडीपी ग्लूकोज। स्टार्च की सिंथेसिस के लिए सबस्ट्रेट क्या था, एडीपी ग्लूकोज। सुक्रोज की सिंथेसिस के लिए सबस्ट्रेट क्या हुआ, यूडीपी ग्लूकोज। सो दिस इज यूडीपी ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यूडीपी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रिएक्ट करता है तो यूडीपी डिस्प्लेस हो जाता है और ये बनाता है क्या, सुक्रोज 6 फॉस्फेट। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज। अब ये सुक्रोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल होता है और ये बनाता है सुक्रोज। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज सुक्रोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज। सो सुक्रोज की सिंथेसिस में 2 एंजाइम है, सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज एंड सुक्रोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्लांट के लीफ में 2 तरह के कंपार्टमेंट हुए। फर्स्ट वन इज द प्लास्टिड्स एंड सेकेंड वन इज द साइटोसोल। प्लास्टिड्स की अगर बात करें तो इसमें इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन साइटोसोल में पायरोफॉस्फेटेज प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेजेस। और साइटोसोल में अगर इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेजेस नहीं होता है इट मींस कि इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और सब्सटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट इन साइटोसोल मेक द रिएक्शन रिवर्सिबल फॉर दैट रिएक्शन व्हिच इज कैटालाइज्ड बाय यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। मींस ये रिएक्शन जो होते हैं वो रीडली रिवर्सिबल होता है। सो दिस इज द बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ सुक्रोज। नाउ कन्वर्शन ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट टू सुक्रोज एंड स्टार्च इज टाइटली रेगुलेटेड। मींस रेगुलेशन ऑफ सुक्रोज एंड स्टार्च सिंथेसिस। पहले आते हैं सुक्रोज के रेगुलेशन पे। सुक्रोज की सिंथेसिस का अगर रेगुलेशन की बात करें तो इनका जो क्रिटिकल रेगुलेटर है दैट इज फ्रुक्टोज 2,6-bis फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 2,6-bis फॉस्फेट क्या करता है,
फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये दो इंजाइम को रेगुलेट करता है। पहला फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, दूसरा इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 दैट इज PPPFK1। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो FBPase1 को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। FBPase1 स्टैंड्स फॉर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, PPPFK1 स्टैंड्स फॉर पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। अब ये जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है क्या करेगा, FBPase1 को इनहिबिट करेगा, लेकिन PPPFK1 को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है ये कैसे बनता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का जो कंसंट्रेशन होता है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ फोटोसिंथेसिस। क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स अगर फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का कंसंट्रेशन कम होगा, अगर फोटोसिंथेसिस का रेट कम है तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब सवाल यह है कि फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा कब होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा कब होगा, लाइट में एक्टिव फोटोसिंथेसिस होंगे, और एक्टिव फोटोसिंथेसिस होंगे तो इन ट्रायोज फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मीन्स केल्विन साइकिल ज्यादा होगा। केल्विन साइकिल ज्यादा होगा मीन्स इन ट्रायोज फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब ये जो ट्रायोज फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये क्या करता है, PFK2 को इनहिबिट करता है। PFK2 एंड FBPase responsible for the formation of fructose 2,6 बिसफॉस्फेट। सो ट्रायोज फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो PFK2 को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। लेकिन डार्क में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है क्योंकि ATP की सिंथेसिस नहीं होती है बाय लाइट रिएक्शन, तो उस कंडीशन में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, PFK2 को एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा, PFK2 को एक्टिवेट करेगा। मींस अगर फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का अगर रेट ज्यादा होगा तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का लेवल जो होगा वो ड्रॉप होगा, और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का लेवल ड्रॉप होगा तो उससे क्या होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बढ़ेगा फॉर्मेशन, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बढ़ेगा तो सुक्रोज भी बढ़ेगा। मींस ये सुक्रोज के फॉर्मेशन को फेवर करता है कौन, इन द डार्क कंडीशन। सो दिस इज हाउ सुक्रोज सिंथेसिस इज रेगुलेटेड। नाउ नेक्स्ट रेगुलेशन इज एड सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज। सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज की अगर बात करें तो ये दो तरह से रेगुलेशन होता है, एक तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन एंड दूसरा कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। पहला रेगुलेशन क्या है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, एंड सेकेंड वन इज द कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। ये दो तरह से रेगुलेट होता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन एज वेल एज कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन की पहले बात करते हैं। एलोस्टेरिक रेगुलेटर जो है सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज का वो दो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज को स्टिमुलेट करता है, लेकिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसको इनहिबिट करता है। दिस इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। जबकि इनका कोवैलेंट मॉडिफिकेशन जो होता है ये फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन से होता है। कैसे होता है, फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन से होता है। कैसे होता है, फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन से होता है। इसके लिए दो इंजाइम है, SPS काइनेज एंड SPS फॉस्फेटेज। SPS काइनेज is responsible for phosphorylation, SPS phosphatase is responsible for
डीफॉस्फोराइलेशन। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो एसपीएस काइनेज इनएक्टिव होता है। एसपीएस काइनेज क्या करता है? सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज को फॉस्फोराइलेट करता है एट सेरीन रेजिड्यू। सेरीन रेजिड्यू पे फॉस्फोराइलेट करेगा तो ये एंजाइम लेस एक्टिव हो जाएगा। एसपीएस फॉस्फेटेज क्या करता है? इस फॉस्फोराइल ग्रुप को रिमूव करता है और ये एंजाइम को एक्टिव बनाता है। लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है? एसपीएस काइनेज को इनहिबिट करता है, जबकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करता है? एसपीएस फॉस्फेटेज को इनहिबिट करता है। नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेगुलेशन इज एट एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज की अगर बात करें तो ये फर्स्ट रिएक्शन है स्टार्च के प्रोडक्शन का, क्योंकि ये एडीपी ग्लूकोज बना रहा है, मींस ये सबस्ट्रेट बना रहा है और first reaction is always rate limiting step. So this step is rate limiting step. ADP glucose pyrophosphorylase glucose 1 phosphate को ADP के साथ कंडेंस करता है और ADP ग्लूकोज बनाता है एंड इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट बनाते हैं। अब ये ADP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज को कैसे रेगुलेट करता है? ये भी रेगुलेट होता है दो चीजों से, एक तो ट्रायोज फॉस्फेट से और दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ब्राइट लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा, मींस ट्रायोज फॉस्फेट एक्टिवली बनेगा एंड दिस ट्रायोज फॉस्फेट एक्टिवेट्स द एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। लेकिन डिम लाइट या डार्क की कंडीशन में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि एटीपी का कंसंट्रेशन, एटीपी का फॉर्मेशन कम होता है क्योंकि लाइट रिएक्शन नहीं होता है। लाइट रिएक्शन ऑलवेज परफॉर्म्स इन द लाइट। सो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करेगा? एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज को इनहिबिट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज as well as their regulation, and in my next lecture I'll discuss about the biosynthesis of cellulose and peptidoglycan. So stay tuned for the next lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section.